हेलो माय डियर स्टूडेंट्स, वेलकम टू डिफेंस तैयारी। बच्चों, आज हम बात करेंगे लॉ ऑफ केमिकल कम्बिनेशन की, जिसमें सबसे पहला लॉ आता है हमारे पास, दैट इज़ लॉ ऑफ मास कंजर्वेशन। ठीक है, मास कंजर्वेशन के लॉ को हम लॉ ऑफ इंडिस्ट्रक्टिबिलिटी ऑफ मैटर के नाम से भी जानते हैं। देखो, ये जो लॉ है, इस लॉ को सबसे पहले दिया था किसने? लेवोइजर ने। ठीक है, कब दिया था? 1789 के अंदर दिया था। देखो, ये जो लॉ था, इस लॉ को सबसे पहले टेस्ट किया था, मतलब टेस्ट करके देखा था। किसने टेस्ट करके देखा था? उस साइंटिस्ट का नाम है लैंडोल्ट, राइट। अब देखो, ये जो लॉ है, ये लॉ हमें क्या कहता है? ये लॉ हमें कहता है कि मास को हम ना तो क्रिएट कर सकते हैं और ना ही क्या कर सकते हैं, डिस्ट्रॉय कर सकते हैं। ऑब्वियस सी बात है, जैसे एनर्जी को ना क्रिएट कर सकते हैं ना डिस्ट्रॉय कर सकते हैं, सिमिलरली मास को भी ना क्रिएट कर सकते हैं और ना ही क्या कर सकते हैं, डिस्ट्रॉय कर सकते हैं। तो हम कर क्या सकते हैं मास के साथ? मास की एक फॉर्म को आप किसी अनदर फॉर्म में क्या कर सकते हो? ट्रांसफॉर्म कर सकते हो, बना सकते हो। ठीक है, चेंज कर सकते हो। एक फॉर्म से अनदर फॉर्म में आप क्या कर सकते हो? मास को चेंज कर सकते हो। अब देखो, हमारे पास यहाँ पे दो कंडीशन आती है। अगर मान लो आपका रिएक्टेंट जो है वो कम्प्लीटली कंज्यूम हो जाए। कम्प्लीटली कंज्यूम का मतलब है कि कम्प्लीटली क्या हो जाए? यूटिलाइज हो जाए। कम्प्लीटली यूटिलाइज, ठीक है, पूरी तरीके से अगर आपका रिएक्टेंट यूटिलाइज हो जाता है, तब क्या होता है? तब आप क्या देखोगे कि जो टोटल मास ऑफ रिएक्टेंट है वो आपका बराबर होगा दैट इज़ टोटल मास ऑफ प्रोडक्ट के। लेकिन किसी किसी रिएक्शंस में आपको देखने को मिलता है कि जो आपका रिएक्टेंट है वो कम्प्लीटली कंज्यूम नहीं हो पाया। ठीक है, नॉट कम्प्लीटली कंज्यूम्ड, राइट। अब अगर कम्प्लीटली कंज्यूम नहीं हो पाता है तो उस कंडीशन में आपको क्या देखना पड़ेगा कि जो टोटल मास ऑफ रिएक्टेंट है वो आपका बराबर होगा टोटल मास ऑफ प्रोडक्ट प्लस उस मास के जो मास आपका अनरिएक्टेड रिएक्टेंट का बच गया, उस मास के सम के बराबर होगा। एग्जाम्पल से समझते हैं। लाइक मेरे पास एक रिएक्शन है H2 + Cl2, जिसने क्या किया? 2 मोल्स ऑफ HCl बना दिया, राइट। अब आप देखोगे कि यहाँ पे H2 का मास कितना है? 2 ग्राम। Cl2 का कितना है भाई? 35.5 होता है, तो Cl2 है 71 ग्राम। और इसका अगर आप मास देखोगे तो यहाँ पे कितना हो जाएगा भाई? H का कितना होगा? 1, इसका 35.5, तो 36.5 हो जाएगा। सो इनटू में 2 कर दोगे तो यहाँ पे कितना आ जाएगा? 73 ग्राम। तो आप देख सकते हो कि जो टोटल मास ऑफ रिएक्टेंट है वो बराबर है टोटल मास ऑफ प्रोडक्ट के। दैट्स वाई आप कह सकते हो कि क्या यहाँ पे लॉ ऑफ मास कंजर्वेशन वैलिड है। ठीक है, अब एक नोट करके एक छोटी सी बात लिखोगे कि किस टाइप की रिएक्शन के अंदर लॉ ऑफ मास कंजर्वेशन वैलिड नहीं होता। तो देखो, जितनी भी हमारे पास न्यूक्लियर रिएक्शंस आती हैं, ठीक है, न्यूक्लियर रिएक्शन के केस के अंदर ये जो लॉ है ये वैलिड नहीं होता। चलिए एक न्यूमेरिकल करते हैं छोटा सा। भाई, हमारे पास एक क्वेश्चन है और उस क्वेश्चन में कहता है कि हमारे पास 20 ग्राम क्या है? कैल्शियम कार्बोनेट है। और ये 20 ग्राम कैल्शियम कार्बोनेट क्या हो जाता है? डीकम्पोज हो जाता है, और डीकम्पोज होकर हमें देता है 5.6 ग्राम कैल्शियम ऑक्साइड प्लस हमें देता है 4.4 ग्राम कार्बन डाइऑक्साइड। सही बात है, ये हमें देता है। अब क्वेश्चन में हमसे पूछा कि आप हमें परसेंटेज प्योरिटी निकाल कर बताओ सैंपल की। क्या बताओ? परसेंटेज प्योरिटी बताओ। इसने ये कह दिया, तो चलिए अब ये कह दिया तो इसका आंसर करते हैं। भाई, हमने देखा कि यहाँ पे प्रोडक्ट का देखो, प्रोडक्ट का टोटल मास कितना है भाई? 5.6 एंड 4.4 कितना हो गया? 10 ग्राम हो गया। अब आपके पास था कितना? 20 ग्राम था। 20 ग्राम से आपने 10 ग्राम उसको यूटिलाइज कर दिया। अब इसने प्योरिटी परसेंटेज पूछा है, तो यानी कि मास ऑफ प्योर कैल्शियम कार्बोनेट हम देखें तो बचा कितना हमारे पास? 10 ग्राम बच गया। इतना क्या बच गया? प्योर बच गया। तो अगर परसेंटेज प्योरिटी आपको निकालनी है तो वो कैसे निकालोगे भाई? बचा कुचा मास जो प्योर बचा,
डिवाइडेड बाय जो टोटल था इनटू में क्या कर दोगे परसेंटेज निकालने के लिए 100। तो आप यहाँ पे देख सकते हो कि आपका 50% मास कैसा बच गया, प्योर बच गया। ठीक है, आगे चलते हैं। अब हमारे पास सेकंड लॉ आता है जिसका नाम है लॉ ऑफ डेफिनेट प्रोपोर्शन। लॉ ऑफ डेफिनेट प्रोपोर्शन। ठीक है, देखो जो लॉ ऑफ डेफिनेट प्रोपोर्शन है इसको आप कांस्टेंट कंपोजिशन के नाम से भी जानते हो। लॉ ऑफ कांस्टेंट कंपोजिशन के नाम से भी जानते हो। ठीक है, ये जो लॉ था डेफिनेट प्रोपोर्शन वाला, इसको देने वाला साइंटिस्ट था प्राउस्ट। प्राउस्ट जी ने इसे दिया था, कब दिया था? 1779 में दिया था। ठीक है, 1779 में दिया था। अब ये जो लॉ है, ये लॉ हमें ये कहता है कि आप कोई भी कंपाउंड बनाते हो, ठीक है, आपने कोई भी कंपाउंड बनाया या ऑब्टेन किया, और आपने वो ऑब्टेन किया बहुत अलग अलग सोर्सेज से, मतलब कि आपके पास डिफरेंट क्या हैं, सोर्सेज हैं, बहुत अलग अलग जगह से आपने क्या किया, एक कंपाउंड को ऑब्टेन कर लिया, कोई दिक्कत वाली बात नहीं है। अब आप इस कंपाउंड में जो भी एलिमेंट प्रेजेंट होंगे, अगर जो भी कंपोनेंट प्रेजेंट होंगे, उनका आप रेशो देखते हो। ठीक है, क्या देखते हो? रेशो देखते हो हर एक कंपोनेंट का बाय वेट। तो आप क्या देखोगे कि वो रेशो आपका हमेशा सेम मिलेगा। मतलब कि ये इस चीज़ पर डिपेंड नहीं करता कि आपने उसको कहाँ से लिया है, किस सोर्स से लिया है, किस तरीके से बनाया है, ये इस चीज़ पर डिपेंड नहीं करता। जबकि उसका जो रेशो बाय वेट होगा हर एक कंपाउंड का, हर एक कंपोनेंट का, वो क्या होगा, सेम होगा। एग्जाम्पल के तहत समझते हैं। मान लो आपके पास क्या है, वाटर है, तो वाटर आपको देखो, वाटर बना हुआ किससे होता है? H और ऑक्सीजन, यानी कि हाइड्रोजन और ऑक्सीजन से बना होता है। और हाइड्रोजन और ऑक्सीजन का जो रेशो होता है बाय वेट, वो क्या होता है, सेम रहता है। अब चाहे आप वाटर को कहीं से भी ऑब्टेन कर लो, फॉर एग्जांपल मैंने वाटर को सी वाटर से ऑब्टेन किया, या फिर मेरे पास टैप वाटर है, या रिवर वाटर है, या फिर आपका गंगा जल है, ठीक है, या फिर आपका रेन वाटर है, किसी भी पानी को इस्तेमाल कर लो। देखो पानी का जो फॉर्मूला होगा वो H2O ही होगा। अगर आप इनके रेशो की बात करोगे तो 2 रेशो कितना आ जाएगा, ऑक्सीजन का कितना, 16। तो सिंपल रेशो में भी कन्वर्ट कर सकते हो, दैट इज़ 1:8। अब ये 1:8 में ही वाटर की कंपोजिशन पाई जाती है, चाहे आप इनमें से कोई भी पानी यूटिलाइज कर लो, कोई भी पानी ले लो। तो समझ में आई बात? ये लॉ क्या कहता है? ये लॉ यही कहता है कि आप जो कंपाउंड ऑब्टेन करेंगे, चाहे किसी भी सोर्स से कर लो, जो रेशो रहेगा बाय वेट वो सेम रहेगा। वो डिपेंड नहीं करेगा कि आपने उसको कैसे बनाया है या कहाँ से आपने उसको ऑब्टेन किया है। अब देखो इस लॉ के अंदर एक खास बात ये आती है कि ये लॉ कहाँ एप्लीकेबल नहीं होता, नॉट एप्लीकेबल। एप्लीकेबल किस जगह नहीं होता? तो ये एप्लीकेबल 2 जगह नहीं होता। नंबर 1, अगर आपने आइसोटॉप्स यूज़ कर लिए, तो देखो अगर आप आइसोटॉप्स यूज़ कर लोगे तो दिक्कत क्रिएट हो जाएगी। जैसे कि आप कार्बन डाइऑक्साइड ले लो, अब कार्बन डाइऑक्साइड में एक आइसोटॉप आपने C12 ले लिया और एक C14 ले लिया। अब C12 और C14 ले लोगे तो रेशो सेम कैसे आएगा? नहीं आएगा भाई। ऊपर वाले का रेशो तो आ जाएगा 12:32, सही बात है, और नीचे वाले का आ जाएगा 14:32। अगर आप दोनों को देखो ध्यान से तो रेशो सेम नहीं है। दूसरी कंडीशन ये होती है कि जब ये एप्लीकेबल नहीं होता इन द नॉन स्टोशियोमेट्रिक कंपाउंड। ये किस में एप्लीकेबल नहीं होता? जितने भी आपके नॉन स्टोशियोमेट्रिक कंपाउंड होते हैं उनमें। देखो नॉन स्टोशियोमेट्रिक कंपाउंड का जो मतलब है वो क्या होता है कि उनमें मतलब जो भी आप कंपोजिशन देखोगे उस कंपोजिशन में वेल डिफाइंड नेचुरल नंबर नहीं होंगे। क्या नहीं होंगे? वेल डिफाइंड नेचुरल नंबर नहीं मिलेंगे आपको। और अगर ऐसा नहीं मिला तो दिक्कत क्रिएट हो जाएगी। फॉर एग्जांपल जैसे आपने देखा कि आयरन 0.93 से 0.96 और ऑक्सीजन 1। अब कुछ ऐसी कंपोजिशन अगर आपको देखने को मिलेगी तो आप रेशो जो कैसे देखोगे, ठीक है, तो रेशो देख नहीं पाओगे क्योंकि इसमें क्या नहीं है, वेल डिफाइंड नेचुरल नंबर नहीं है। तो ये एक नॉन स्टोशियोमेट्रिक कंपाउंड है और नॉन स्टोशियोमेट्रिक कंपाउंड के अंदर आप लॉ ऑफ डेफिनेट प्रोपोर्शन को अप्लाई नहीं कर सकते। इसके बाद बच्चों आता है तीसरे नंबर पे लॉ, जिसका नाम है दैट इज़ लॉ ऑफ मल्टीपल प्रोपोर्शन। ठीक है,
कौन सा लॉ आता है? लॉ ऑफ मल्टीपल प्रोपोर्शन आता है। तो चलो बात कर लेते हैं। देखो, जो लॉ ऑफ मल्टीपल प्रोपोर्शन है, इसको देने वाले साइंटिस्ट का नाम है जॉन डाल्टन। क्या नाम है? जॉन डाल्टन। डाल्टन ने दिया था, कब दिया था? 1804 में दिया था, 1804 में। अब ये लॉ क्या कहता है? ये लॉ कहता है कि अगर मान लो यदि आपने दो एलिमेंट्स को क्या किया, दो एलिमेंट्स को आपने कंबाइन किया, ठीक है, कोई भी दो एलिमेंट है आपके पास, कोई भी ले सकते हो, और कंबाइन करने के बाद आपने उससे कंपाउंड बनाए, दो कंपाउंड बनाए, चार बना, तीन बनाए, चार बनाए, मतलब दो या दो से ज़्यादा आप बना सकते हो। क्या बना सकते हो आप? कंपाउंड। अगर आपने कंपाउंड बनाए तो अब क्या देखोगे आप देखोगे कि इनमें से किसी भी एक एलिमेंट को फिक्स करके आप देखोगे कि सारे कंपाउंड का जो रेशो आएगा वो सिंपल रेशो आएगा। कैसा रेशो आएगा? सिंपल रेशो आएगा। ध्यान से सुना बात, एग्जाम्पल के तहत समझते हैं, ठीक है। मान लो मेरे पास दो एलिमेंट है, कोई भी मैंने ले लिया, नाइट्रोजन ले लिया और ऑक्सीजन ले लिया, ठीक है। अब नाइट्रोजन और ऑक्सीजन से मैंने नाइट्रोजन के ऑक्साइड्स बनाए अलग अलग, तो दो से ज़्यादा भी बना सकता हूँ। जैसे मैंने बनाया N2O, NO, N2O3, N2O4, N2O5। सही बात है, मैंने बहुत सारे क्या बना दिए? कंपाउंड बना दिए। अब देखो, इनको रेशो भी आप लिख सकते हो, 28:16, 14:16, 28:48, 28:64, 28:80, ठीक है। इसको आप 2 से मल्टीप्लाई करोगे तो यहाँ पे आ जाएगा 28:32। सही बात है, 2 से मल्टीप्लाई कर दिया मैंने। अब देखो, इसको मैंने क्यों 2 से क्यों मल्टीप्लाई किया? क्योंकि आप देख सकते हो मेरे को एक रेशो का मतलब एक का मास फिक्स रखना है, तो सब जगह 28 आ गया, तो ये मैंने 28 को फिक्स रख लिया, ठीक है। तो अब जो आप ऑक्सीजन का देखोगे डिफरेंट ऑक्साइड्स में, तो आप क्या देखोगे कि एक सिंपल रेशो यहाँ पे ऑब्टेन होगा। कैसे? 16:32:48:64:80। आप देखो, 16 से काट दो सभी को, 1 2 3 4 5, तो जो रेशो आ गया 1:2:3:4:5 आ गया, है ना। तो हम कह सकते हैं कि ये ला यहाँ पे एप्लीकेबल है, ला यहाँ पे वैलिड है, ला यहाँ पे इलस्ट्रेटेड है, ठीक है। कोई दिक्कत वाली बात नहीं है, बस सिंपल रेशो आ गया, यहाँ पे ऑब्टेन हो गया। एक क्वेश्चन ले लेते हैं छोटा सा। भाई, क्वेश्चन में कहता है कि आप इनमें से ये बताओ कि कौन सा पेयर जो है उसमें लॉ ऑफ मल्टीपल प्रोपोर्शन वैलिड है, ठीक है। कौन से पेयर में लॉ ऑफ मल्टीपल प्रोपोर्शन वाला जो लॉ है वो वैलिड है? पहला पेयर दे दिया KCl एंड KBr का, दूसरा पेयर आपको दे दिया इथेन एंड बेंजीन का, राइट, और तीसरा आपको दे दिया यहाँ पे NaCl एंड KCl का, राइट। अब इन तीन पेयर्स में से आपसे पूछा है कि लॉ ऑफ मल्टीपल प्रोपोर्शन कहाँ पर वैलिड होगा, तो आप ध्यान से देखो। अगर आपने यहाँ पे देखा तो देखो K तो सेम है, लेकिन यहाँ पे Cl यानी कि एलिमेंट ही अलग हो गया। सिमिलरली यहाँ पे भी हो गया। लेकिन अगर आप इथेन और बेंजीन को देखोगे तो बेंजीन कार्बन से और हाइड्रोजन से बना है और इथेन भी कार्बन और हाइड्रोजन से बना है। तो यहाँ पे ये वाला जो ऑप्शन है यानी कि ऑप्शन बी आपका यहाँ पे राइट आंसर हो जाएगा, क्योंकि यहाँ पे लॉ ऑफ मल्टीपल प्रोपोर्शन वैलिड है। आगे चलते हैं भाई। नेक्स्ट आता है हमारे पास फोर्थ लॉ, दैट इज लॉ ऑफ गैसियस वॉल्यूम। लॉ ऑफ गैसियस वॉल्यूम, ठीक है। देखो, ये जो गैसियस वॉल्यूम वाला जो लॉ है इसको देने वाले साइंटिस्ट थे गे लुसेक, ये उनका नाम था, इन्होंने दिया था। और ये क्या बोलते हैं, ये कहते हैं कि ये लॉ हमें ये बताता है कि कोई भी आपके पास मान लो गैसियस रिएक्शन हो रही है, ठीक है, कोई भी गैसियस रिएक्शन है, उसमें जो भी रिएक्टेंट्स होंगे, ठीक है, जो भी क्या होंगे रिएक्टेंट्स होंगे, वो हमेशा कंबाइन होंगे एक सिंपल रेशियो में बाय वॉल्यूम। सिंपल रेशियो बाय वॉल्यूम में क्या होंगे, वो कंबाइन होंगे। और कंबाइन होने के बाद वो क्या बना देंगे, आपके वो रिएक्टेंट आपके प्रोडक्ट बना देंगे, और वो प्रोडक्ट भी आपका सिंपल रेशियो रहेगा बाय वॉल्यूम के।
सेम टेम्परेचर प्रेशर पे। तो बस ये इतनी सी बात बोलता है कि बाई वॉल्यूम आप सिंपल रेशो गेन करोगे। फॉर एग्जांपल आप समझो, जैसे मान लो हाइड्रोजन गैस है प्लस आपके पास Cl2 गैस है और इसने मिलकर 2HCl गैस बना दी। ठीक है, तो सारी गैस है तो हम कह सकते हैं ये गैसेस रिएक्शन है। और ये कहा कि ये अब देखो इसका स्टोइचोमेट्री 1 लीटर, इसका 1 है तो 1 लीटर और ये है 2 लीटर। तो अगर आप इनके रेशो बाय वॉल्यूम देखोगे तो 1:1:2 रेशो देखोगे, तो ये जो रेशो है ये सिंपल रेशो है बाय वॉल्यूम। ठीक है, तो ये यहाँ पे हम कह सकते हैं दैट इज लॉ ऑफ गैसेस वॉल्यूम यहाँ पे वैलिड है। सही बात है। नेक्स्ट लॉ की बात कर लेते हैं, फिफ्थ लॉ। भाई फिफ्थ लॉ आ जाता है हमारे पास, दैट इज अवोगाड्रोस लॉ। क्या आ जाता है? अवोगाड्रो लॉ आ जाता है। अवोगाड्रो जी ने ही दिया था और अवोगाड्रो जी कहते थे कि इक्वल, देखो ये स्टेटमेंट बहुत इंपॉर्टेंट है, इक्वल वॉल्यूम ऑफ ऑल गैसेस। भाई जितनी भी गैसेस होंगी उनमें क्या होगा? इक्वल वॉल्यूम होगा अंडर आइडेंटिकल कंडीशन। भाई जो भी मतलब कंडीशन आप रखोगे, आइडेंटिकल कंडीशन रखनी है किसकी? टेम्परेचर और प्रेशर की। ठीक है, और फिर उससे क्या होगा? वो कंटेन करेंगे इक्वल नंबर ऑफ मॉलिक्यूल्स। इक्वल नंबर में क्या कंटेन करेंगे? मॉलिक्यूल्स कंटेन करेंगे। देखो मैंने यहाँ पे क्या लिखा है? मॉलिक्यूल्स लिखा, बहुत इंपॉर्टेंट बात है। फॉर एग्जाम्पल से समझते हैं, मान लो मेरे पास 3 कंटेनर हैं। ठीक है, टेम्परेचर और प्रेशर सेम रखा है मैंने सभी कंटेनर का। इसके अंदर मैंने हाइड्रोजन गैस ले ली, इसके अंदर मैंने CO2 गैस ले ली और इसके अंदर मैंने इथेन ले ली। ठीक है, तीनों के अंदर अलग अलग गैस ले ली। और अगर मैं वॉल्यूम देखूँ तो सबकी वॉल्यूम 1 लीटर है, यानी कि ये तीनों कंटेनर आपके वॉल्यूम 1 लीटर के हैं। तो यानी कि मैंने वॉल्यूम को भी क्या रखा है? इक्वल रखा है। अलग अलग गैस ले लिए, कोई दिक्कत नहीं है। अब यहाँ पे मैं ये कहता हूँ कि अवोगाड्रो लॉ वैलिड है। मैं क्यों कहता हूँ? क्योंकि मैंने वॉल्यूम को बराबर रख लिया सभी गैसेस की, टेम्परेचर प्रेशर को सेम रखा, और मैं कहता हूँ कि यहाँ पे जो ये सारे के सारे हैं ये इक्वल नंबर में मॉलिक्यूल भी कंटेन कर रहे हैं। देखो यहाँ पे हाइड्रोजन का एक मॉलिक्यूल, मतलब हाइड्रोजन का एक मॉलिक्यूल है। ठीक है, यहाँ पे CO2 का भी एक मॉलिक्यूल है और इथेन का भी एक मॉलिक्यूल है। सही बात है। तो यहाँ पे जो नंबर ऑफ मॉलिक्यूल्स का अगर आप रेशो निकालोगे तो 1:1:1 आएगा। लेकिन अगर आप एटम्स का रेशो निकालने की कोशिश करो तो H2 के कितने एटम्स है? 2 एटम है। यहाँ पे CO2 के कितने एटम है? 3 एटम है। और C2H6 के अंदर कितने एटम है? 8 एटम है ना। तो एटम्स का रेशो तो 2:3:8 आ गया। लेकिन अगर आप उसका रेशो देखोगे किसका? मॉलिक्यूल्स का, तो मॉलिक्यूल का रेशो सेम आ गया, तो कोई दिक्कत वाली बात नहीं है। अभी देखो हम ये भी जानते हैं कि भाई हमारा PV किसके बराबर होता है? nRT के बराबर होता है। अब यहाँ पे टेम्परेचर प्रेशर को अगर आप कांस्टेंट ले लोगे तो वॉल्यूम इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू क्या? नंबर ऑफ मोल्स। तो यहाँ पे नंबर ऑफ मोल्स भी आपको क्या देखने को मिलेंगे? सेम देखने को मिलेंगे। ठीक है, एक्चुअली जो अवोगाड्रो लॉ है, अवोगाड्रो लॉ आपका एक मॉडिफिकेशन है किसकी? बर्जीलियस हाइपोथेसिस की। बर्जीलियस हाइपोथेसिस की मॉडिफिकेशन है ये। बर्जीलियस जी पता है क्या कहते थे? बर्जीलियस जी ये कहते थे कि यहाँ पे वॉल्यूम सभी गैसेस की सेम रहेगी आइडेंटिकल टेम्परेचर प्रेशर पे, और वो कंटेन करेंगे इक्वल नंबर ऑफ एटम्स। ये कहते थे कि इक्वल नंबर ऑफ एटम्स कंटेन करेंगे, लेकिन आप जानते हैं कि एटम्स इक्वल नहीं हो सकते। फॉर एग्जांपल आपने ऊपर देखा था कि यहाँ पे तो एटम का जो रेशो है वो अलग अलग आ रहा है, तो एटम्स यहाँ पे इक्वल नहीं हो सकते, मॉलिक्यूल्स होते हैं। तो यहाँ इस चीज़ को, बर्जीलियस हाइपोथेसिस को मॉडिफाई करके अवोगाड्रो लॉ आपका आया है। ठीक है, मिलते हैं नेक्स्ट क्लास में। थैंक यू सो मच।